अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हैदर अली और आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, हम सबको पता है ये चीज़। अब सबसे पहले देखते हैं हम इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स, कोई भी नॉर्मल चीज़ जो एक इंसान ख़रीदता है वो वक्त के साथ बढ़ती हैं, उनकी कीमतें बढ़ती हैं और इंसान की ख़रीदने की क़ुव्वत कम होती जाती है। इन्फ्लेशन इज़, इन इंग्लिश में आपको समझाऊँ तो इन्फ्लेशन इज़ एवरीथिंग, द थिंग्स लाइक बाय फूड, क्लोथ्स कॉस्ट मोर मनी। इट्स लाइक the money that we used to put in our pockets doesn't go as far as it used to go. एग्जाम्पल देते हैं, 2018 में 1 किलो बासमती राइस की प्राइस थी 150 रुपीज़। वही कीमत 1 किलो बासमती राइस की 2022-23 में चलेगी 250 में, डबल द प्राइस। इसी तरह हम पेट्रोलियम चीज़ों को कवर करें तो पेट्रोल की कीमत 2018 में ₹95 लीटर थी, लेकिन 2022-23 में ये प्राइस 250 से भी एक्सीड कर चुकी है। इन्फ्लेशन ने हमारी इकॉनमी, स्पेशली पाकिस्तान इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। जो इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की पॉवर्टी है वो 40% से भी ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर। ट्रेड डेफिसिट इज़ व्हेन जब आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से बढ़ जाती हैं, उसको हम इन सिंपल वर्ड्स में ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट क्या कहा जाता है। जब आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से बढ़ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड डेफिसिट। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 2018 में आपकी फॉरेन ट्रेड डेफिसिट थी $50 बिलियन, लेकिन आपकी फॉरेन ट्रेड डेफिसिट 2022-23 में चलेगी $20 बिलियन में। और आप इस फॉरेन ट्रेड डेफिसिट को इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2018 और 2013 से कि 50 माइनस 20 करें तो आपकी $30 मिलियन का डेफिसिट हो चुका है। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेशन एंड फॉरेन ट्रेड डेफिसिट पे। प्रीवियस ईयर्स को इन्फ्लेशन रेट और फॉरेन ट्रेड डेफिसिट ने किस तरह कवर किया है। इन्फ्लेशन रेट आपकी पाकिस्तान इकॉनमी की 2010 में 12.94% थी, 2019 में 10.58% थी, 2022 में इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन रेट, आप देख सकते हैं 19.87% एंड 2023 में इन्फ्लेशन रेट 30.77% तक गया है। फॉरेन ट्रेड डेफिसिट के ऊपर हम आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान इकॉनमी के 2010 में -$13.21 बिलियन था, 2019 में ये इंक्रीज होके -$32.49 बिलियन तक गया है, 2022 में -$4.8 बिलियन, 2023 में -$24.80 बिलियन तक आपकी फॉरेन ट्रेड डेफिसिट गई। थैंक यू। मुबारक भाई, हम आज आपसे ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई ने आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर? बहुत असर किया सर। पहले हम सुबह जब आते थे 7:30 बजे तो हमारे दुकान के आगे 6-7 गाड़ियाँ खड़ी होती। और मैं अपने शिगिर्दी के टाइम पे कोई जो है ना 2009 की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम जो था ना कि ये शेल लाल वाला जो डब्बा था ये उस टाइम मिलता था 280 रुपये सर, इस टाइम ये 3680 रुपये सर। तो मिसाल तौर कारोबार इस तरह खराब हो गया, महंगाई इतनी होगी कि मिसाल तौर काम इतने खराब हुए, टैक्स चल रहे हैं, मतलब काम के अब वो रूटीन नहीं है, मतलब हर एक चीज बहुत महंगी होगी। ऑयल, मेन चीज ऑयल है जो इंजन में चलता है, और वो इतना महंगा हो गया। पहले लोग जो है ना महीने में 2 दफा ऑयल चेंज करें, अब 2 महीने बाद जो है ना 3 महीने बाद लोग ऑयल चेंज करें। महंगाई मतलब कितनी है, इससे आपके बिजनेस पे भी काफी फर्क पड़ा। काफी फर्क पड़ा। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 7:30 बजे आते तो 9 गाड़ियाँ खड़ी। अब जो है हम आते हैं तो मिसाल तो दुकान खोलते हैं 10, 11, 12, 1 बजे के अंदर 2 गाड़ियाँ हो, मतलब कल कितना खराब है। इस्लाम भी आजकल महंगाई काफी बढ़ गई है, इस वजह से आपका बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। महंगाई जो है बहुत तेज जा रही है, बिजनेस हमारा स्लो हो गया क्योंकि 15 नहीं अफोर्ड कर सकता था, ठीक है। तो इसी तरह गैस है उनके भी इतने आ रहे हैं, साथ हम सिलेंडर ही जस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है महंगाई बहुत है। हमारी विकल्प है उनसे कि महंगाई को जो है ना थोड़ा सा आपका जो रोटी का पहले क्या रेट था और आजकल क्या रेट चल रहा है? देखिए, अगर जो सूरत हाल चल रही है ना आजकल के दौर में, रोटी आटा में महंगा मिल रहा है पीछे से, फिर से हम लेके आते हैं आटा महंगा मिल रहा है, रोटी हमारी 14 रुपए सेल हो रही, तो उसमें हमने प्लस आप लगा लें, सियार भी देनी है, कारीगर को भी देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आटा बनाने वाला उसकी भी अलग है, तो इसमें मामलात हमारे खर्चात बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
यानी कि आप परेशान है परेशान है, क्या करे अब, मुश्किल वक्त गुजरा है। वही 2-3 साल पहले पीछे आप जाए 1000 का ध्यान थी, आज भी वही ध्यान है। एक बंदा कितना बंदा आता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि महंगाई की वजह से आपके काम पे क्या इफेक्ट आया और आपके कस्टमर जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? ये देखिए, महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से तो किसी भी शोबे में आप देख लें तो कामों पे असर पड़े हैं। उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हर शोबे को। अब जिस तरह हमारे शोबे में पेशेंट्स मेडिसिन लेते थे, जिसने एक दफ़ा वो मेडिसिन 200 रुपये की मिसाल के तौर पे 200 रुपीज़ की परचेज़ की है, वो अगर एक मंथ के बाद भी अगर वो दोबारा वो रिविज़िट करता है और मेडिसिन परचेज़ करता है तो अमूमन उसमें प्राइस में इंक्रीज़ हुआ होता है और वही मेडिसिन 300 या 400 तक मिलती है। तो उसकी वजह से काम पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसकी वजह से कस्टमर्स या पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो महंगाई और इन्फ्लेशन आपको पता है हर शोबे को मुतासर कर रही है, उसमें हमारा शोबा भी शामिल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह। Pakistan is facing a full-blown economic turmoil, from currency devaluation to a rash of emergency spending cuts. The nation is facing serious risks of a financial default unless it receives significant financial support. Pakistan is still suffering from the devastating effects of monsoon flooding at last summer that displaced 8 million people and cost the country an estimated 30 billion in damage and lost output. Tens of thousands remain homeless, exacerbating already dire circumstances. To make matters worse, annual inflation reached 27.6% last January, the highest level of since 1975. The rupee recently traded at an all-time low of 275 to the dollar, down from 230 in the mid-January and down from 175 just a year ago. With foreign exchange reserves dwindling, Pakistan faces its worst balance crisis in peacetime history. मेरा नाम है शहजाद जंजू है और आज मैं बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा तो इससे क्या हुआ है। तो जिस तरह इन्फ्लेशन के दौर से पहले प्राइसेस ग्रॉसरी की होगी, खाने पीने की जो भी चीज़ें थी उनकी प्राइसेस कम थी, तो इन्फ्लेशन के दौर के बाद ये प्राइसेस अब ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। जिस तरह के ये ऑलपर्स का छोटा पैकेट है, ये एक टाइम पे 2017-18 में 50 रुपीज़ का था और अब इसकी प्राइस डबल हो गया, 100 हो गया। इसी तरह एग्स पे आ जाते हैं तो ये 1 डज़न 100 रुपीज़ के थे और आज के टाइम पे ये 300 प्लस में हो गए। इसके बाद ये स्नैक्स पे आ जाते हैं, ये लेज़ हैं, ये एक टाइम पे 30-35 रुपीज़ के थे और अब ये 70 पे हो गया। वही बात है कि प्राइसेस डबल हो गई। ये ऑयल का पैकेट है जो ये एक टाइम पे 200 रुपये का 250 का मिलता था और यही अब 500 के राउंड अबाउट हो गया। और जिस तरह ये ब्रेड है, ये बड़ी ब्रेड एक टाइम पे 100 रुपीज़ की थी और अब ये 200 प्लस कर दी है। तो इन्फ्लेशन के दौर में मतलब उसके बाद बहुत प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं जो भी चीज़ें। जिस तरह अब ये ऑलपर्स का बड़ा दूध का डिब्बा है, ये 200 रुपये का था और अभी वहीं इसकी प्राइस डबल हो गई है, 400 से भी ज़्यादा हो गया। जो भी छोटी मोटी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी बहुत उनकी प्राइसेस हाई हो गई है और भी हैवी मशीनरी जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस इन्फ्लेशन दौर के बाद ज़्यादा हो गई। थैंक यू। चने दे दियो, चने क्या है चने क्या सिगरेट की क्या। लेट्स थ्रो बैक टू 2007 जब जनरल परवेज मुशर्रफ अपने दौर का अख्ताम कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत हालत बहुत बेहतरीन थी, जो कि इन्फ्लेशन रेट 7.8% पे छूट गए थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रिजीम चेंज होती है, डेमोक्रेसी वापस इंट्रोड्यूस होती है, इलेक्शन हुआ आसिफ अली जरदारी का, उनकी हुकूमत आई और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा चला गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ चुकी थी, सरमायाकारी कम थी, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम थी। किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उसकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा 2012-13 तक, जबकि हाईएस्ट पीक लेवल पे जो इन्फ्लेशन रेट था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो था 17%। जब उनका दौर इख्तिताम हुआ 2013 में,
नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा कुछ साबित हुई। उनके दौर में मईशत की हालत बहुत अच्छी होगी। इन्फ्लेशन रेट 2.8 तक डिक्रीज कर गया, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फॉरेन डेफिसिट बेहतरीन तो जगह पे था। इंपोर्ट्स कम थी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी। पाकिस्तान जो भी इंपोर्ट्स करता था सिर्फ वो रॉ मटेरियल के तौर पे करता था, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये सिलसिला चलता रहा 2018 तक। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हुकूमत चेंज, इमरान खान का दौर आया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया, जो कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा। पाकिस्तान के पास सर्जिकल इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि उनको अपने लोगों को बचाना था और उनको इक्विपमेंट चाहिए थे, सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए थे कि वो अपने लोगों को अच्छा सा इलाज दे सकें और कम से कम वो डीप पॉपुलेट हो। ये सिलसिला चलता रहा 2021 तक, जबकि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तब 4.7% से 11.4% पे उनका इन्फ्लेशन रेट चला गया ड्यू टू कोरोना वायरस। पेट्रोलियम मसनूआत वर्ल्ड वाइड कम हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में उनको फिर भी ज़्यादा रखनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को सब्सिडी देनी थी। और जब वो अपने दौर से इख्तिताम में उन्होंने किया तो इन्फ्लेशन रेट वो 8.33% पे छोड़ के गए, जो कि एक बहुत अच्छा इन्फ्लेशन रेट था, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े रिसेशन, पूरी दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजरी थी, जो कि था कोरोना वायरस, और पाकिस्तान उसमें सस्टेन होने में सबसे कामयाब है। Now I will tell the measures the government has taken to address the inflation and trade deficit rates in Pakistan. The Pakistan government has taken several measures to address inflation and trade deficits. The first one is monetary policies. The State Bank of Pakistan has adopted a vigilant monetary policy stance, utilizing interest rates as a tool to control money supply growth and inflation. Fiscal policies. The government has prioritized addressing budget deficit by focusing on revenue generation and adopting prudent fiscal management practices. Supply side policies. Investment in infrastructure, including transportation and logistics, have been made to enhance supply chain efficiency, reduce production cost, and contribute to overall price stability. Exchange rate management. The government has aimed for exchange rate stability to minimize the impact of currency depreciation on imported inflation. Pakistan has also engaged in international cooperation, including trade agreements and regional economic initiatives to promote economic stability and reduce inflationary pressures. Organizations often take various community-based initiatives to address the effect of inflation and support vulnerable groups. Subsidized products and services, discounted goods. Organizations, especially in food, healthcare, and education, offer discounts or subsidies on essential items. Companies organize community fairs or discounted sale events for basic necessities. Business collaborate with local governments to reduce bills like energy or water for low-income communities. Financial assistance programs. Non-profits businesses provide cash or vouchers to low-income families to ease the inflation burden. Organizations, especially microfinance institutions, offer loans with zero or low interest for small businesses or families. Food security initiatives. Collaborations with local food banks ensure no one goes hungry. NGOs and corporations arrange free or subsidized meals for struggling families and laborers. Organizations encourage locals to grow produce to reduce dependency on expensive markets. Skill development and job support. Companies invest in programs to teach job-ready skills to increase employability. Small grants or guidance for local entrepreneurs to start or sustain businesses.